अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थोड़ा सा मुझे एक फ़ाइल अपडेट करनी थी, उसके लिए मैं आई टुक अ पॉज। अच्छा जी, हमने कल क्वेश्चन नंबर डिस्कस किए थे 2, 3 एंड 5। आखिरी डिस्कशन हमारी क्वेश्चन 5 पे हो रही थी और उसमें अभी मुझे एक बच्चा पॉइंट आउट कर रहा है कि उसमें हमारा कुछ थोड़ा सा एम्बिग्विटी थी विद रेफरेंस टू डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ द एसेट। इसमें हमें जब हम सवाल पढ़ते हैं तो बल्कि लेट मी ओपन द क्वेश्चन हियर। अच्छा, यहाँ पे एग्ज़ामिनर ने हमें बताया है कि भाई आप 6000 के कैपिटल एसेट खरीदेंगे और जिसमें से 1000 तो एलिजिबल ही नहीं है टैक्स रिलीफ के लिए, 5000 जो कि प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है वो एलिजिबल है टैक्स लॉबल डेप्रिसिएशन के लिए। अब यहाँ पे उसने लिखा है प्लांट एंड मशीनरी विल बी सोल्ड फॉर 1000। ठीक है जी, प्लांट एंड मशीनरी 5000 की है और वो डेप्रिसिएशन उसकी अलाउबल है और उसी की वैल्यू 1000 है। इसका मतलब जो 1000 जो दूसरा एसेट है जो डेप्रिशिएबल नहीं था उसकी रेजिडुअल वैल्यू निल है यहाँ पे इस केस में। ठीक है, तो हमने तो जो 5000 डेप्रिशिएबल एसेट लिया उसकी रेजिडुअल वैल्यू 1000, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट 4000। ये पॉइंट कल हम अप्रॉप्रिएटली पिक नहीं कर पाए थे, तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर ऑनेस्टली इन द क्वेश्चन। और ये जैसे मैंने कहा ना आपको मैंने कि क्वेश्चन जब तक आप रिपीटेड नहीं करोगे मामला डन नहीं होगा। 6 में 4 माइनस हो जाएगा एट इंसेप्शन। बेटा इंसेप्शन में 4 माइनस नहीं होगा, इंसेप्शन पे तो देखो आपने डेप्रिसिएशन पहले साल की लेनी है जैसे हमने यहाँ कैलकुलेट की थी। लेट मी ओपन अप द डेप्रिसिएशन वर्किंग एज वेल। तो डेप्रिसिएशन की वर्किंग जैसे हमने बनाई थी वो वैसे ही चलनी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। डेप्रिसिएशन 5000 पे चलनी है, 1000 समझो भूल जाओ, इन्वेस्टमेंट को भूल जाओ और बैलेंसिंग टोटल डेप्रिसिएशन आपकी 5000 माइनस 1000 है। 5000 क्योंकि 5000 का प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन ले रहे हो और 1000 उसी की रेजिडुअल वैल्यू है। जो एसेट जिससे डेप्रिसिएशन लाउड नहीं थी वो तो गया, वो तो गौन 1000 का ख़रीदा और गया। ठीक है, तो ये बेसिकली 1 को तो भूल जाओ, दिस इज़ 5 माइनस 1। ठीक है जी, 5 डेप्रिशिएबल एसेट की कॉस्ट और 1000 उसकी वैल्यू, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट 5 माइनस 1, ये जैसे नज़र आ रही है आपके सामने 5 माइनस 1 4000 आ गई। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम ना पार्ट बी थोड़ा देख नहीं पाए थे, ज़रा पार्ट बी पे भी नज़र डालें। पार्ट बी क्या है इसका, क्योंकि 8 नंबर का पार्ट बी इसका था गालिबन। अच्छा जी, पार्ट बी है एवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन द ईपीएस फिगर्स ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द गियरिंग रेशियो। ओवर द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमारी गियरिंग रेशियो पे क्या असर पड़ेगा और ईपीएस पे क्या असर पड़ेगा। अच्छा, गियरिंग तो हमारी शुरू में ही एडजस्ट हो जाएगी, हम उसको करंट गियरिंग और रिवाइज गियरिंग इफेक्ट। पर एक बात तो ये नोट कीजिए बेटा, जब एवेल्युएट द इम्पैक्ट कहा जाए ना तो इम्पैक्ट का मतलब है अपने करंट और रिवाइज दोनों वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। तो हमें करंट गियरिंग देखनी है, रिवाइज गियरिंग देखनी है और इसके बाद हमें फिर ईपीएस देखनी है। अगले 5 सालों की अर्निंग हम कैलकुलेट करेंगे और उसमें हम ईपीएस देख पाएंगे। अच्छा, स्टार्टिंग विद द गियरिंग रेशो, तो उसके लिए मैं डाटा थोड़ा अगर ऑर्गेनाइज करूं तो मुझे लगता है कि हमें डाटा इस शेप में थोड़ा रखना चाहिए। हम पार्ट बी की बात कर रहे हैं। मैं करंट, हमें गियरिंग रेशो जो लेनी है यहाँ पे हम मार्केट वैल्यू बेस्ड गियरिंग लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम जब कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो गियरिंग कैलकुलेट की जाती है वो मार्केट वैल्यू बेस्ड होती है। करंट वैल्यूज़ बल्कि हम लेते हैं यहाँ पे, सॉरी फॉर्मेट में ज़रा ध्यान में ला रहा था, हम इक्विटी लेते हैं, हम डेट लेते हैं, इसमें हम करंट मार्केट वैल्यू लेते हैं, इसमें हम चेंज लेते हैं और देन रिवाइज्ड मार्केट वैल्यू लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे हम ले लेंगे इनका टोटल और यहाँ से टोटल के ऊपर हम फिर अप्लाई कर देंगे रेशोज़ जो हमें उसने गियरिंग निकालने को इफ़ेक्ट और गियरिंग कहा है, तो वो हम यहाँ से ले लेंगे।
ये जी मैंने फॉर्मेट बिल्ड कर दिया। तो करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो हमने कल देखी थी, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी कहीं पे। हमने करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कल ये पढ़ी है जी, ये 72,000 और 42,000, ये करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड डेट है। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ये पड़ी है जी 72,000 रुपीज़ इन मिलियन में, और करंट मार्केट वैल्यू ऑफ डेट ये पड़ा है जी रुपीज़ इन मिलियन में। ठीक है जी। चेंज, अच्छा इक्विटी में जो चेंज आता है वो हमें समझना है कि आपको जब भी कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक करते हो तो प्रोजेक्ट की जो एनपीवी है या इस केस में एपीवी है, दैट एड्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो जनाब हमने इस प्रोजेक्ट की जो एपीवी कैलकुलेट की थी वो ये पड़ी है, ये हमारा प्रोजेक्ट के एडिशन में आएगा। और डेट जो हमने रेज़ किया है वो भी कल हमने कैलकुलेट किया था, ये जनाब पड़ा हुआ ऊपर, ग्रॉस डेट जो रेज़ होना ये पड़ा है। तो रिवाइज इक्विटी और रिवाइज डेट आ गया। लीजिए जी ए डिवाइड विद वी, ये डेट ओवर इक्विटी, ये हमारे पास गेयरिंग आ गया। गेयरिंग का इफेक्ट देखना है तो करंट गेयरिंग हमारी है 37 और रिवाइज गेयरिंग यहाँ से देख लीजिए जी, ये लीजिए जी, ये गेयरिंग का इम्पैक्ट आ गया। तो गेयरिंग की कहानी तो हुई क्लोज, इफेक्ट ऑन गेयरिंग हमारी कहानी ख़त्म हो गई। अब हम इफेक्ट ऑन ईपीएस पे जाते हैं। अच्छा ईपीएस पे अब आपको जो ध्यान में रखनी है बात कि ईपीएस होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड विद नंबर ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड विद नंबर ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे उसने ना इफेक्ट मांगा है ईपीएस पे, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे एक कैच है, थोड़ा सा उसको ध्यान में रखिएगा। हमने यहाँ पे एक प्रॉफिट की फिगर कैलकुलेट की हुई है ये। अब इधर तो मैंने इसको टैक्सेबल प्रॉफिट कह दिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिहाज से तो शायद ये टैक्सेबल प्रॉफिट है, लेकिन अर्निंग पर शेयर के लिहाज से ये टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं है। अर्निंग पर शेयर के लिहाज से यहाँ पे इंटरेस्ट भी चार्ज होना चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि हम अर्निंग पर शेयर जब निकालते हैं वो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे होता है, वहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर, ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है ना, तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से फाइनेंस चार्ज लेस करते हो, फिर आप उसके बाद टैक्सेशन लेस करते हो, और उसके बाद वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बचता है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें उस हिसाब से इन चीज़ों को एडजस्ट करना है। अच्छा जी, मेरे पास अब ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ऑलरेडी प्रॉफिट्स की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बिफोर इंटरेस्ट है, ठीक है जी। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर इंटरेस्ट। तो मैं यहीं से कहानी शुरू करता हूँ ईपीएस कैलकुलेशन की। ईपीएस कैलकुलेशन के लिए डाटा इधर से ही शुरू करता हूँ। हम यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले ईयर वाइज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट किया, ऊपर वर्किंग का नंबर हम इस पे लगा देंगे, जो भी नंबर का रेफरेंस था इसका वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल हम नंबर यहाँ पे लगाया और मैं इसको लिंक कर देता हूँ ऊपर से। ये जी फिगर जो आ रही है मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। 1 2 3 4 5, ये 5 साल हो गए जनाब, और ये हमारे 5 ईयर्स का डाटा है। ये 5 ईयर्स भी नंबर भी मैं इधर से ले लेते हैं जी, ये हमारे 5 साल हैं। अच्छा जी, अब इसमें से हमने लेस करना है फाइनेंस चार्ज, लेस करना है हमने फाइनेंस चार्ज। हमारे पास अब ये जो आएगा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर इसमें से लेस करेंगे हम टैक्स एट द रेट 29%, फिर हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, जिसको फिर हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। यहाँ पे एक कैच है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूँगा, और फिर हमारे पास जो आएगी वैल्यू उसको मैं आपसे पूछूंगा भाई ये क्या है। फाइनेंस चार्ज के लिए डाटा हमारे पास अवेलेबल है भाई। हमने जो बुक वैल्यू ऑफ डेट रेज़ किया था वो हमने कहीं कैलकुलेट किया हुआ है, ये पड़ा है जी बुक वैल्यू ऑफ डेट, और इसका रेट जो कूपन रेट था वो था 15%। लीजिए जी हमारा फाइनेंस चार्ज, ये बुक वैल्यू ऑफ डेट इंटू 15%, ये हमारा फाइनेंस चार्ज है,
और ये हमारा कॉमन रहने वाला है क्योंकि हम रीपे तो करते नहीं हैं, रीपेमेंट तो हमारी प्रोजेक्ट मैच्योरिटी पे होती है, आपको पता है, ये हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एजम्पशन है। अच्छा जी, यहाँ पे अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये फिगर्स हमारी माइनस में होनी चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट हमने लेस करनी है, माइनस करेंगे तो ये जनाब यहाँ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम टोटल उठाते हैं, इस पे टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं हम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसमें से प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ पे तो आ गया लॉस, तो चलें टैक्स का फिर वो जो भी फिगर होगी हमारा माइनस प्लस के हिसाब से हो जाएगा। 0.29 ये टैक्स का रेट आ गया जनाब। यहाँ से फिर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लेते हैं जी। और नंबर ऑफ़ शेयर्स अगर आपको याद हो, डाटा हमारा सारा रुपीज़ इन मिलियन में है, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स भी हम मिलियन में ले लेते हैं। तो हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स जो आ रहे थे वो 8000 मिलियन बटा 100 थे, तो 80 मिलियन, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो वो नंबर ऑफ़ शेयर्स इन मिलियंस में जो थे वो 80 मिलियन आ रहे हैं, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है वो 80 मिलियन ही बनते हैं। लीजिए जी, अब यहाँ से हम जो वैल्यू निकालते हैं, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड विद ये जनाब, ये वैल्यूज़ जो आ रही हैं, अब इसको हम ज़रा डिबेट कर लेते हैं। ये वैल्यूज़ जो हमने निकाली हैं, ये वैल्यूज़ हैं क्या? ये वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हैं, ये क्या है? कोई बताएगा बच्चा ये वैल्यूज़ क्या हैं? 2.3, 3.8, 9.86 ख्याल करना है हमें। रिक्वायरमेंट थी इफ़ेक्ट ऑन EPS जी। एनी कमेंट, एनी इनपुट? No, this is not EPS. This is effect on EPS. क्योंकि मैंने नए प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी उठाई है, नए प्रोजेक्ट का प्रॉफिट और लॉस उठाया है, नए प्रोजेक्ट की वजह, और लेकिन उसके नए प्रोजेक्ट के प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड मैंने टोटल नंबर ऑफ शेयर से कर दिया। तो नए प्रोजेक्ट की वजह से मेरी EPS पे जो कमी आएगी या इजाफा होगा, ये वो आ रहा है, ठीक है जी। और मेरी एग्जिस्टिंग EPS, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो मुझे क्वेश्चन में शायद कहीं गिवन थी जी, EPS करंटली मेरी ऑलरेडी 30 नंबर को 340 रुपये अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर इम्पैक्ट देखने हैं तो ये है इंक्रीज और डिक्रीज इन EPS। ये हर साल की EPS में क्या इंक्रीज डिक्रीज आएगा, किस वैल्यू में? 340 की जो करंट है। इसका मतलब मैं अगर रिवाइज EPS उसने मांगी तो नहीं है मुझसे, मैं अगर कैलकुलेट लेकिन करना चाहूँ तो रिवाइज EPS हमारी जो बनेगी, उसने इफेक्ट ही मांगा था, इफेक्ट मैंने दे दिया 340 प्लस ये कर लो, तो ये मेरी रिवाइज EPS है भाई, ये हमारी रिवाइज EPS है, ठीक है। तो मांगी नहीं है, हमारा जवाब यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। उसने इफेक्ट मांगा तो इफेक्ट खत्म हो गया। आप देख सकते हैं कि ये 8 नंबर का सवाल कितना सिंपल था। अगर आप थोड़ा सोच के चलते, एक इसमें सोचने वाली बात थी कि जो फाइनेंस चार्ज है ये नॉमिनल वैल्यू ऑफ डेट पे कैलकुलेट करना है। दूसरी सोचने वाली बात थी कि ये जो हम निकाल रहे हैं ये इफेक्ट ऑन EPS है, ये EPS नहीं है। EPS तो 340 है, ये इफेक्ट ऑन EPS है कि नए प्रोजेक्ट की वजह से जो एडिशनल, ये इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है ना नए प्रोजेक्ट का, तो नए प्रोजेक्ट की वजह से जो इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर है या लॉस पर शेयर है पहले साल में, वो क्या बन रहा है। तो ये कहानी सारी हमारी ऐसे बनती है। तो ये जनाब हमारी कहानी क्लोज होती है क्वेश्चन नंबर 5 की। एनी इशू क्वेश्चन नंबर 5 से जनाब? अच्छा, अब अगर मैं ओवरऑल पेपर को देखूँ ना, हमने अभी तक जो पेपर हल किया है, अब मैं पासिबिलिटी के पासिंग के हिसाब से बच्चों को देखता हूँ कि बच्चों ने पासिंग के हिसाब से जो स्कोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 16 नंबर का था। मैं वैसे ही अपनी मार्किंग करूं तो 16 में से मुझे लगता है कि बड़ा कन्वीनियंट था यहाँ पे 12 से 14 नंबर लेना। चले मैं 12 नंबर लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के, क्वेश्चन 2 के। फिर हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 रिस्क मैनेजमेंट देखा था। 16 नंबर का पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3। मेरे हिसाब से तो 16/16 लेने वाला सवाल है कि हम चाहते हैं चलो वहाँ पे भी थोड़ी गलतियाँ होंगी, मे भी 2-3 नंबर लूज़ हो गए होंगे, 13 आगे होंगे। फिर अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 5 को क्लोज़ किया, जो कि APV का सवाल था। APV के सवाल में 25 नंबर का सवाल था। इस 25 नंबर में आखिरी 8 नंबर भी हलवा, 17 नंबर में भी कोई 12-14 नंबर तो बिल्कुल मुश्किल नहीं थे।
तो 25 में से मुझे लगता है कि 20 नंबर लेना कोई मुश्किल बात इस पेपर में नहीं थी। चले मैं कहता हूँ और कम कर दें, थोड़े से 18 कर लें। तो यहाँ पे अगर सिर्फ मैं यहीं पे अगर सब टोटल लगाऊँ ना, तो ये 18 करने थे मैंने जी। 43 नंबर हो चुके हैं। मतलब पेपर पास करना मुश्किल नहीं होता अगर आप राइट क्वेश्चन को पिक करें और उसमें डिसेंट अमाउंट ऑफ एफर्ट डाल दें। 43 नंबर यहाँ पे आप स्कोर कर चुके हैं। अभी मेरे 2 सवाल रहते हैं, एक कैपिटल राशनिंग का बड़ा आसान सवाल है और एक बिजनेस वैल्यूएशन का, वो भी को बहुत मुश्किल सवाल यहाँ पे है नहीं जो आया हुआ बाय द वे, ठीक है। और इसका मतलब पेपर पास करना किसी भी एवरेजली प्रिपेयर्ड बच्चे के लिए मुश्किल नहीं था। और अगर कोई बच्चा फेल होता है तो मैं तो ये कहता हूँ फिर वो भाई अपनी नालायकी की वजह से, ख्वाहिश की वजह से, ना चाहत ना होने की वजह से फेल हो रहा होता है, ठीक है। तो काइंडली इस चीज़ को आपको बेटा समझना है कि हम इसको सही तरीके से चीज़ों को अटैम्प्ट करें। अच्छा, मुझे अभी शायद नमाज का टाइम भी, जमात का टाइम मसाजिद में हो रहा होता है, तो एक बच्चे ने भी याद कराया कि अभी हम नमाज की ब्रेक ले लें। तो अब हमने वैसे भी अगला सवाल शुरू करना है, क्वेश्चन नंबर 2। तो हम फिर जैसे एक स्टूडेंट ने आप क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हमने शुरू करना है। हम कैपिटल राशनिंग वाला सवाल करेंगे, ठीक है। और ये 20 और 24 नंबर का सवाल है, ये भी लेंथी सवाल है और हम उसमें से वो इंशाल्लाह अटैम्प्ट करेंगे। तो हमारे 24 में से मुझे लगता है 18-20 नंबर वहाँ पे भी आते हैं, तो 60 प्लस हमारे वहीं पे हो जाते हैं। तो पास होना कोई मुश्किल नहीं है। बहरहाल वी टेक अ 15 मिनट ब्रेक, जिसके बाद हम आएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बात शुरू करेंगे, ठीक है जी।